न्यू एंड ओल्ड फॉलोअर्स, आप सबको वेलकम इस लाइव कबड्डी 360 के इंस्टाग्राम सेशन पे। और मैं विजय बोल रहा हूँ। आज हम दीपक निवास हुड्डा सर से बात करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उनसे हम थोड़ा कॉन्वर्सेशन करेंगे। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते भाई। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। जी, सब ठीक है सर। एंड आपकी फैमिली में सब कैसे हैं? सब बिल्कुल बढ़िया भाई। जी जी जी। तो इस लॉकडाउन के टाइम में आप अपना कैसा वक्त बिता रहे हैं? आपका डेली स्केड्यूल कैसा चल रहा है अभी? बस दोनों टाइम अच्छा वर्कआउट हो जाता है और घर पे ही टाइम स्पेंड हो रहा है बाकी तो। जी जी जी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। तो दीपक सर, मैं ये इंटरव्यू शुरू कर देता हूँ, जहाँ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड जो फैन रिलेटेड है एंड हमारे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हैं। तो हम ये शुरू करें? हाँ जी, जरूर जरूर, जल्दी कीजिए। जी जी, थैंक यू सो मच। तो दीपक सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपका जो चाइल्डहुड रहा उसमें बहुत स्ट्रगल्स रहे आपके एंड ऑल। तो लाइक उस टाइम आपका इतना लो पॉइंट आ गया था, तो आपने कबड्डी को ही एज अ अपना प्रोफेशन क्यों चूज किया? उस टाइम जैसे मुझे ना तो दूसरे गेम्स की इतनी नॉलेज थी और मेरे गांव में पहले से 4-5 बच्चे कबड्डी खेलते थे, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था उस टाइम कि कबड्डी में जॉब आपको जल्दी मिल जाए, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों की डेथ हो गई थी और जी मेरी जी सिस्टर जो मैरिड थी वो घर आके रहने लगी थी, तो उनके बच्चों की देख रेख करनी थी। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, उस टाइम प्रॉब्लम की वजह से छोड़नी पड़ी थी। तो मुझे कोई जॉब चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि अगर दोस्त बता रहे हैं कि मतलब कबड्डी में जॉब अच्छी है, तो कबड्डी ठीक है, मैं मेहनत कर सकता हूँ। और कबड्डी में क्या है, आपको ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल। मतलब आपको कुछ महंगा के बल्ला खरीदना है या कुछ और चीज़ खरीदनी है, जी। सिंपल सा गेम है, बिल्कुल अपने गाँव का देहाती खेल है। हम्म। तो आप प्रो कबड्डी में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं। आपने पीकेएल 1 से लेके पीकेएल 7 तक खेला है, तो उन दोनों उस टाइम से लेकर अब तक का आप क्या डिफरेंसेस महसूस करते हैं? देखो, उस टाइम स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट सीजन था, तो उस टाइम हमारे लिए बिल्कुल नया था, ये बिल्कुल एक चकाचौंध जी टाइप है जैसे हमारे लिए तो। लेकिन अभी ये 7वां सीजन आ गया है। उस टाइम में और अब में काफी फर्क आ गया। एक तो जो अभी फैसिलिटीज हमें मिल रही हैं, उस टाइम इतना जी हमें इनकी नॉलेज नहीं थी। जैसे ट्रेनर्स वगैरह गाइड करते हैं, अभी सब कुछ साइंटिफिक तरीके से हो रहा है। पहले तो मैं खुद पहले अब से बहुत ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन वो वैसी मेहनत होती थी पागलपंथी वाली। अभी सब जी कुछ जी जी मतलब जैसे ये इतना करना है, शेड्यूल बना के करते हैं, ये इतना करना है, डाइट का भी सब कुछ। तो उस टाइम मेरी अभी में चेंज तो काफी आया है। और एक उस टाइम जब स्टार्टिंग में प्रो कबड्डी आई, तो हम सब के लिए नया एक आपको अपॉर्चुनिटी थी कि कबड्डी भी हाईलाइट हो जाएगा क्रिकेट की तरह। जी जी, बिल्कुल। और पहली बार ऐसे लाइट्स के अंदर जो कैमरा वगैरह सब उसके अंदर खेलना सभी के लिए मतलब बहुत ही मतलब इतना अच्छा लग रहा था। मैं हम सोच रहे थे कि हम कहाँ खेल रहे हैं, क्योंकि पहले मिट्टी में खेल रहे थे, नेशनल वगैरह खेलते थे। और प्रो कबड्डी में आप समझ ही सकते हैं, एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। और धीरे धीरे 7वें बिल्कुल सीजन तक आते आते कबड्डी अब इतना पॉपुलर हो गया, वर्ल्ड में काफी, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। अभी सभी लोग हमें जानने लगे हैं। अभी कहीं भी हम जाएं, हम मतलब ऐसे नॉर्मल नहीं रहे हम। हमें लोग दूर से ही जी 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 पहचान जाते हैं। हमारे लाखों फैन हैं जो सभी इतना सारा प्यार करते हैं। हमें दूर से ही देख लेते हैं कि देखो दीपक हुड्डा है, इंडियन टीम कैप्टन है, प्रो कबड्डी में है। वो बहुत सारी जो रिस्पेक्ट मिली ना, सब प्रो कबड्डी की वजह से मिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्सनली आपको किस में ज्यादा, मतलब आपको कितना इजी रहा, लाइक मिट्टी से खेलने से लेके मैट तक का सफर? तो आपने मैट में जब शुरुआत करी, तो मैट में खेलना आपको कैसा लगा और मतलब क्या इजी लगा आपको? इजी तो नहीं होता कभी भी, क्योंकि आपको ये चेंजमेंट तो है ही कि मिट्टी से मैट पे खेल रहे हैं, क्योंकि मिट्टी में वो थोड़ा जो जो फैसिलिटीज है वो चेंज होगी। एक तो मैं, आप मैट पे खेलते तो आप मिट्टी में नहीं होते। अगर मिट्टी पे खेलते तो आप पूरा मिट्टी में लग जाता है, पूरी किट वगैरह पे आप पूरे मिट्टी में हो जाते।
और बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा गेम फास्ट हो जाता है मैच पे। मिट्टी पे उतना स्पीड नहीं होता जितना मैच पे आ जाता है। शूज ग्रिप करते हैं काफ़ी अच्छा। वो रेडर और डिफेंडर दोनों के लिए फायदेमंद होता है। मैच पे गेम आने के बाद डाई कैचेस ज़्यादा होने लगी क्योंकि शूज़ की ग्रिप हो जाती है डाई लगने के बाद। ऐसे ही रेडर का जी जी जी। रनिंग एंड टच वगैरह ज़्यादा होने लगे क्योंकि स्पीड, थोड़ा जी स्पीड जी। मिलता है मैच पे खेलने से। और बिल्कुल अभी तो बिल्कुल। हर कंपटीशन मैच पे होने लगा। स्टेट चैंपियनशिप यहाँ की, यहाँ तक कि लोकल कंपटीशन, ऑल इंडिया टूर्नामेंट, सब कुछ प्रो कबड्डी बिल्कुल। ने सब कुछ मैच पे ला दिया ऑलमोस्ट। जी जी जी। तो इतने सालों में आपने कबड्डी के थ्रू इतना नाम कमाया है एंड आपकी इतनी अच्छी फैन फॉलोइंग भी रही है। तो आपके हिसाब से आपका करियर का ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जिससे आप आज इस मुकाम तक आ चुके? मैं अपना पहला सीनियर नेशनल खेला था जनवरी 2014 में पटना में। वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पे मैं जी इतना बेहतरीन खेला था कि मुझे मतलब हमारे फेडरेशन के बड़े बड़े अधिकारियों ने बोला था कि तू इस सीनियर नेशनल का बेस्ट प्लेयर है। और उसके जस्ट आफ्टर ही इंडिया टीम कैंप लगा और तभी फर्स्ट प्रो कबड्डी आई थी 2014 में। और उसमें मेरी सेकंड जी हाईएस्ट बोली लगी सब। ये सब उस सीनियर नेशनल में मेरी परफॉर्मेंस की वजह से। जी जी। आपने मेंशन किया पीकेएल फर्स्ट सीजन में जहां आपको सेकंड हाईएस्ट बोली लगी थी, वो कुछ 12.5 लाख तक बोली लगी थी आपको। और पीकेएल 6 आते आते आपको 1 करोड़ प्लस मिली थी। तो सबसे ज्यादा आपके लिए प्राउड मोमेंट कौन सा रहा दोनों में से, अगर आप कंपेयर करें तो? देखो उस टाइम तो पहले वाला ही मेरे लिए जो प्राउड मोमेंट था क्योंकि धीरे धीरे तो कबड्डी ने इतना ग्रो कर लिया था कि जैसे करोड़ों में बॉक्सन हुआ। 7वें सीजन में भी 1 करोड़ से ऊपर था। छठे सीजन में जयपुर ने जब मुझे 1.25 करोड़ में लिया तो वो तो खुशी की बात तो है। लेकिन अब जो स्टार्टिंग में मेरे लिए वो 12,60,000 थे, वो मेरे लिए ज्यादा प्राउड मोमेंट था। पीकेएल में आप कैप्टन रहे हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के अभी, और साउथ एशियन गेम्स में आपने इंडिया को लीड किया। तो उन दोनों के बीच में अंतर क्या है? पीकेएल में एक टीम को लीड करना और इंडिया के लिए कैप्टन बनना, उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं मतलब? उन दोनों में काफी डिफरेंसेस है क्योंकि इंडिया टीम के लिए खेलना एक खिलाड़ी का सपना होता है। और आपको एज ए कैप्टनसी भी आप अपने देश को लीड कर रहे हैं। तो पहले तो दोनों के खेल में इतना डिफरेंस होता है। आपके पास लीग में काफ़ी चांसेस होते हैं। 22 लीग मैचेस होते हैं। आप एक मैच हार गए, 2 मैच कंटिन्यू 3-4 मैच हार जाते हैं तो भी आप बाद में जीत के नॉकआउट से तक पहुंच सकते हैं। लेकिन देश के मामले में ये बात बिल्कुल अलग होती है। आप एक भी मैच लूज करना नहीं चाहते। अगर आप जी एक जी। भी मैच लूज करते हैं तो ये देश के सम्मान की बात आती है यहाँ पे। वहाँ पे बहुत बिल्कुल ही सोच समझ के खेलना पड़ता है क्योंकि पूरे देश को उम्मीद है, पूरे देश की इज्जत हमारे हाथ में होती है। तो ये तो कोई कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते कि इंडिया के लिए और लीग में दिन रात का फर्क होता है। मैं तो ये कहना चाहूँगा। जी जी जी। यहाँ पे आपको आप आपने, प्लीज आप बोलिए। यहाँ पे आप एक मैच में सुपर 10 नहीं लगा रही तो नेक्स्ट में लगा सकती है। यहाँ पे अगर आपके किसी मैच में काफी खराब परफॉर्मेंस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहाँ पे आपका एक एक पॉइंट बहुत मायने रखता है देश की जीत के लिए। तो वहाँ पे बहुत ही बिल्कुल सोच समझ के खेलना पड़ता है। जी। दीपक सर, आपकी ही बात करें तो आप एक ऑलराउंडर हैं, हाँ और जी। जिसमें रीडिंग ऑलराउंडर, आपका रीडिंग गेम ज्यादा है। हमने बहुत बार देखा है कि आप एज अ लेफ्ट कवर डिफेंडर भी खेलते हैं। पीकेएल में हमने देखा है, दुबई मास्टर्स, एशियन गेम्स में, इनमें सब में आपने लेफ्ट कवर भी खेला है। तो क्या डिफेंडिंग करना आपके रीडिंग गेम पे उसका कुछ इफेक्ट पड़ता है, या आप कैसे मैनेज करते हैं उस चीज को? अब मैं पहले इंडिया टीम में लेफ्ट कवर ही खेला था। पहली बार मैं एज रेडर खेला था और काफी अच्छा खेला मैं इस बार। मुझे मतलब अच्छा, काफी अच्छा फील हुआ था। तो मैं पहले जब कबड्डी स्टार्ट किया तो मैंने एज ए लेफ्ट कवर ही स्टार्ट किया था, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन मुझे मेहनत करना हमेशा से अच्छा लगता है। प्रैक्टिस जितनी हो सकती है मैं धीरे धीरे, मैं जल्दी ही फिर एज ए रेडर गेम अपना चेंज कर लिया था। और डिफेंस में नेशनल वगैरह में लेफ्ट कवर हमेशा खेलता हूँ। और जैसे जी जी। अभी अपनी इधर सिटी में प्रैक्टिस करूंगा या कहीं भी लोकल टूर्नामेंट्स खेलूंगा, ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स, तो मैं वहाँ पे लेफ्ट कवर हमेशा खेलता रहता हूँ।
उसके साथ साथ मैं एज ए मैन रेडर भी खेलता हूँ। लेकिन पीकेएल में एज ए रेडर मुझे ज़्यादा खेलना पड़ता है, क्योंकि कोई भी अगर आपको टीम खरीदती है इतनी बड़े ऑप्शन में, तो वो ये चाहेंगे कि आप एज ए रेडर लीड करें, क्योंकि डिफेंस में अगर आप जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर रेड के उतने मौके नहीं मिलते हैं। तो इसलिए मुझे लीग में एज ए रेडर ज़्यादा खेलना पड़ता है। वैसे मुझे दोनों ही अच्छे जी जी। लगते हैं। कई बार प्रेशर सिचुएशन में मैं लीग में भी डिफेंस खेलता हूँ, जब टीम को मेरी ज़रूरत होती है। और नेशनल तो मैं हाल ही में जो सीनियर नेशनल हुआ, वहाँ पे राजस्थान से खेल रहा था, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और अगर आपने फॉलो किया हो तो मैं लेफ्ट कोर भी काफ़ी अच्छा खेला था वहाँ। जी जी। हमने इस बारे में न्यूज़ में बहुत सुना था कि आपने एज अ लेफ्ट कवर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। आप इतने सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं, आप वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स में से एक माने जाते हैं। तो इतने सारे टूर्नामेंट्स में से सबसे बेस्ट मेमोरी कौन सी है आपकी अब तक की? सबसे बेस्ट मेमोरी मेरी वर्ल्ड कप जीतना ही रहा है, क्योंकि उससे खुशी का और प्राउड का मोमेंट आज तक नहीं रहा मेरे लिए। वर्ल्ड कप ही कहूँगा मैं मेरे लिए। आप एक फैन का क्वेश्चन आया है, आप इंडिया के लिए जो जो टूर्नामेंट में खेले हैं सब में इंडिया की कौन सी टीम आपको बेस्ट लगी है 2016 साउथ एशियन गेम से लेकर अब तक की? टीमें सभी अच्छी रही हैं, ऐसा कभी नहीं बोल सकते हम कि ये टीम अच्छी नहीं रही। अच्छी नहीं होती तो हम इतने गोल्ड लेके नहीं आ पाते। दौर बदलता रहता है, खिलाड़ी बदलते रहते हैं। जी। वो भी दौर था जब हम अनूप कुमार, राकेश कुमार जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेलते थे। फिर अजय ठाकुर की कैप्टनशिप में खेले, फिर अभी मैं अपनी कैप्टनशिप में खेला हूँ। तो खिलाड़ी चेंज होते रहते हैं, लीजेंड्स भी बदलते रहते हैं। सभी अच्छे थे पहले, और जो पुराने टाइम में वो भी लीजेंड रहे प्लेयर, वो भी देश के लिए गोल्ड लाते रहे। तो खिलाड़ी चेंज होते रहते हैं, सभी अच्छे होते हैं, तभी जी आप देश का मान बढ़ाते हैं। डेफिनेटली। आपने जैसे मेंशन किया अजय ठाकुर, अनूप कुमार जैसे लेजेंड्स, तो आपको किसकी कैप्टनसी के अंडर अंडर खेलना पसंद आया है और किससे आपने ज्यादा सीखने को मिला आपको? देखो, मैंने तो दोनों से ही काफी सीखा, और दोनों के अंडर ही खेलने में काफी मजा आया। चाहे अनूप कुमार भाई साहब हो, चाहे वो अजय ठाकुर हो, वो तो मेरा काफी करीबी दोस्त है। मेरी लाइफ का काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है, मेरे काफी करीब रहे अजय ठाकुर। और अनूप भाई साहब ने भी काफी कुछ सिखाया हमेशा। चाहे वो वर्ल्ड कप की टेंस सिचुएशन हो, आप समझ सकते हैं, हम पहले कोरिया से मैच हार चुके थे, और फिर फाइनल भी ईरान के साथ काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच गए थे। ऐसे अजय ठाकुर के साथ एशियन चैंपियनशिप ईरान में ही खेल के ईरान को हरा के हम आए थे 2017 जी में। काफ़ी कुछ सीखने को मिलता रहता है दिग्गज खिलाड़ियों से। मैं राकेश कुमार भाई साहब के साथ मतलब इंडिया कैंप में रहा हूँ। हालांकि उनके साथ मैंने कोई कंपटीशन नहीं खेला है, लेकिन वो हमेशा मुझे कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लीजेंड प्लेयर जिनसे सीखने में मिलता है, चाहे इनके साथ नहीं खेले हों, बहुत कुछ बताते रहते हैं। नवीन कुमार हैं, मनप्रीत सिंह है, राकेश कुमार, अनूप कुमार, ये बहुत दिग्गज खिलाड़ी हमेशा ही बताते रहते हैं। जी जी जी। तो आप अपनी कैप्टेंसी के बारे में बताइए, लाइक एज अ कैप्टन जब आप एक टीम को लीड कर रहे होते हैं तो किन चीजों पे आपका फोकस ज्यादा रहता है उस वक्त, मैं एक तो और अपनी टीम को क्या गाइड? मेरा हमेशा डिफेंस पे ज़्यादा फोकस रहता है कि हमें इस साइड से एक मतलब बेकार पॉइंट कभी नहीं देने चाहिए। मैं हमेशा मेरी टीम को यही बोलता हूँ। देखो, रेडर अगर कितना भी अच्छा रेडर हो, कैच हो सकती है। बिल्कुल। मान लो मैं रेड करता हूँ, पवन रेड करता है, नवीन, प्रदीप, कोई भी बढ़िया से बढ़िया रेडर का कैच हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है, जब आप डिफेंस में गलतियां करते हैं ना, उनसे टीम हारती है हमेशा। अगर मान लो आपके जी अच्छे रेडर की उधर कैच होगी, तो आप इधर दोबारा कैच कीजिए। अगर इस बात में कोई डाउट नहीं कि जो अपने रेडर्स हैं अपने देश के, वो बेहतरीन क्वालिटी के टॉप क्लास वर्ल्ड में, उनके इक्वल तो ये बोल नहीं सकते कि तो अदर कंट्रीज के रेडर हैं। हाँ, अच्छे हैं, लेकिन अपने रेडर बेहतरीन हैं ही, इसमें कभी डाउट नहीं रहा। जी हालांकि मिराज शेख जैसे ईरान के रेडर जैन कुंगली, ये भी बेहतरीन रेडर रहे हैं वर्ल्ड में, जो कंटिन्यू अपने देशों के लिए बेहतरीन खेलते हैं। लेकिन हमें ऐसे दूसरे रेडर्स भी जो ऐसे हैं, जो मतलब उतने क्वालिटी के नहीं होते, उस लेवल के नहीं होते, उनके साथ हमें इतनी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आप इंडिया लेवल पे खेल रहे हो।
और जी, मैं मतलब ये मानता हूँ कि जब अपने देश की टीम अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है, 100% देती है, तो मेरे ख्याल से मैच हम्म, किसी भी टीम के साथ क्लोज नहीं होता है। लेकिन दूसरे देशों ने ग्रो इतना ज़्यादा कर लिया है, आप देख सकते हैं कि जैसे वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस हो 2014 एशियन गेम्स था, हम फाइनल मैच सिर्फ 2 पॉइंट से जीते थे। 2016 में कोरिया से पहला मैच हारे, लेकिन हम फाइनल पिछड़ने के बाद फाइनल जीता, देश का मान बढ़ा। 2018 में हम फिर हार गए थे। 2017 में हालांकि हमने सबको हराया ईरान के अंदर, 18 में हम हार गए थे। अभी 19 में हम फिर जीत के आए हैं। तो इससे कबड्डी को बढ़ावा तो मिला ही, जब दूसरे देशों ने इतना ग्रो किया है तो ये अच्छी बात भी है। और रही बात मेरी कैप्टनशिप की, तो मैं वैसे थोड़ा एग्रेसिव रहता हूँ, और पहले हमें एक स्ट्रेटजी बना के जरूर जाती है कि हमें ऐसे खेलना है। हम्म, और जी, मैं हमेशा बस यही सोचता हूँ कि कैसी टीम जीत सकती है। मैं अपना रूल ये सोचता हूँ कि अगर जैसे मैं लीड करूँगा टीम वैसे ही मुझे फॉलो करेगी। इसलिए मैं हमेशा अपनी परफॉर्मेंस पे भी फोकस बहुत ज़्यादा रहता हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है मुझे इसकी, क्योंकि सभी मुझे फॉलो कर रहे होते हैं। उस टाइम मैच पे मेरी मेंटेलिटी क्या रहेगी, मेरा क्या जी, मतलब किस दिशा में मैं चल रहा हूँ, पूरी टीम वैसे ही एक लीडर को वैसे ही फॉलो करती है। ये सब मैंने अनूप कुमार भाई साहब, राकेश, अजय ठाकुर जैसे खिलाड़ियों से सीखा है मैंने, क्योंकि वो सब अपने लीडर को फॉलो करते हैं। जी, सिचुएशन कितनी भी टेंस हो, आपको तो काम रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि टीम बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाती है, आपको उस हुँ, सिचुएशन में भी कैसे खेलना है, किस प्लेयर से मतलब आपको ये दिख रहा है कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है मैच को चेंज करने की, उसको यूटिलाइज भी करना होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी होती है कैप्टन की, और उसको आपको कूल माइंड से समझना पड़ता है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने मेंशन किया कि ईरान, साउथ कोरिया जैसी टीम्स जो कबड्डी में ऑलरेडी इमर्ज हो चुके हैं और इंडिया इंडिया जैसी जिसको स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, उनको कंपटीशन दे सकते हैं। तो आने वाले टाइम में अ, कबड्डी ओलंपिक्स में जाने का कैसा सिनेरियो लगता है आपको? मतलब आने वाले टाइम में आप क्या मानते हैं, ओलंपिक्स में जा सकती है कबड्डी और देखो, जिस कैसे? स्पीड से कबड्डी ने ग्रो किया ना, मुझे तो जी, लगता है कि कबड्डी जल्दी ओलंपिक में होगी। और हमारे देश जी, के खेल मंत्री हैं श्री किरण रिजिजू, उन्होंने काफ़ी बोला है कि हम ओलंपिक में कबड्डी को ले जाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इसी स्पीड से, इसी ग्रो से अगर कबड्डी इतनी ऊंचाई पर पहुंचती रही, तो मुझे तो ये लगता है कि जल्दी ही ओलंपिक कमेटी है जो कबड्डी को ओलंपिक में लेने के लिए काफ़ी कोशिश करेगी। और वे अगर इतने बड़े कंपटीशन में कबड्डी जाती है, तो हम जरूर देश का मान फिर से बढ़ाएंगे। हम सभी तो इंतजार कर रहे हैं कि कब कबड्डी ओलंपिक में शामिल हो जाए, क्योंकि जी, जी, हमारा खेल है भी इतना अच्छा। अगर एक बार ओलंपिक में चला गया ना, तो पूरी दुनिया पागल हो जाएगी हमारे खेल को देख के, इतना ज्यादा पसंद किया जाएगा। डेफिनेटली। एंड इवन हम भी एज फैंस बहुत एक्सपेक्टेशंस यही रखती है कि कबड्डी जल्दी ही ओलंपिक्स में जाएगी। आपने इतने साल इंडिया के लिए खेला है, आपके सबसे फेवरेट टीममेट कौन रहे हैं कैंप में, आपकी टीम के अंदर? अजय ठाकुर। अजय ठाकुर जी। और अगर आप कबड्डी को एज अ प्रोफेशन नहीं चूज करते, तो उसके अलावा आप क्या किस चीज को अपनाते, मतलब क्या प्रोफेशन लेते हैं मैं आप? मोस्टली टीचर होता। टीचर ही डेफिनेटली। और कोई ऐसे आइडल हैं आपके जो कबड्डी के अलावा कोई दूसरे स्पोर्ट्स में आप किसी को आइडलाइज करते हो? मैं दूसरे स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी करता हूँ और एम एस धोनी को भी करता हूँ। दीपक सर, फाइनल क्वेश्चन ये है आपके लिए कि ऐसा क्या चीज है जो आप अचीव करना चाहते हैं, अभी एक गोल आपका कबड्डी करियर में जिसको आप अभी भी पूरा करना चाहते हैं, या कोई और गोल आपका? एक तो मैं अर्जुन अवार्ड, मेरी लाइफ का एक सपना है, अर्जुन अवार्ड हासिल करना। और दूसरा एशियन गेम्स गोल्ड, ये दो गोल एशियन। जरूर अचीव करना चाहूँगा। जी। एंड हम भी यही उम्मीद लगाएंगे कि आप हमेशा ऐसे ही परफॉर्मेंस देते रहे, एंड आपको आपका जो सपना है अर्जुन अवार्ड जीतने का वो आपका पूरा। ये थे दीपक निवास हुड्डा जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा दीपक सर के साथ। एंड बहुत सारी चीजें जानने को मिली उनके कैप्टेंसी के बारे में, उन्होंने अभी जो साउथ एशियन गेम्स में
लीड किया उसके बारे में हमें पता चला। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वंस अगेन ट्यूनिंग इन। बहुत अच्छा लगा आप लोग आपसे ये रिस्पॉन्स पाना, और हम ऐसे ही कबड्डी प्लेयर्स को आपके सामने लाएंगे और उनको आपकी पहचान करवाएंगे, उनके साथ उनकी और चीजें आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड सी यू टुमारो।